स्टूडेंट्स अब हम लोग परसेंटेज का कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, तो देखो किसी भी जो सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग परसेंटेज के टर्म में भी दिखा सकते हैं। किसका परसेंटेज? तो परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको लिखते हैं वेट बाय वेट, W/W, इसमें भी दिखा सकते हैं। अब दो वेट है, इसका क्या मतलब है? ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। तो ये जो होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, वो क्या होता है? वो होता है हम लोग दिखा रहे हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यानी इस सॉल्यूशन में कितना मात्रा सॉल्यूट का घुला हुआ है। राइट, ये हम लोग इसमें दिखाते हैं कितना मात्रा सॉल्यूट का। तो परसेंटेज वेट बाय वेट में अगर बात करोगे तो कह दोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट बटे किसका? पूरा। तो पूरा किसका था? तो मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। ये हो जाएगा क्या हमारा? परसेंटेज वेट बाय वेट। समझ गए? यानी x% बाय मास अगर बोले, इसका मतलब तुम समझोगे कि x%, इसका मतलब होता है x%, सेंट का मतलब होता है 100, यानी x हर एक 100 में, यानी अगर तुम 100 सॉल्यूशन लोगे तो उसमें x सॉल्यूट मिलेगा तुमको। सही बात है। x% अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है सॉल्यूशन अगर 100 है तो सॉल्यूट कितना है? x। तो सॉल्वेंट कितना बच गया? तो पूरे में से x को घटा दो। तो अगर x% बाय मास दे दिया हुआ है तो समझना कि x ग्राम सॉल्यूट है और 100 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट है। कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ये क्लियर है? चलो, अब जो दूसरा परसेंटेज है वो देता है वेट बाय वॉल्यूम का। वेट बाय वॉल्यूम, तो नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर में आएगा वेट। तो वेट किसका? मास ऑफ सॉल्यूट, वेट मतलब मास यहाँ पे बोलता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे? वेट किसका? तो वेट हम लिखेंगे सॉल्यूट का, ठीक है, अगर ग्राम में लेते हो, बटे वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम जो हम लेंगे वो पूरे का लेंगे, यानी सॉल्यूशन का लेंगे, तो वो मिलीलीटर में ले लो और 100 से गुना कर दो तो ग्राम पर मिलीलीटर में आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर x ग्राम सॉल्यूट है कितने में? 100 ml सॉल्यूशन में, तो इसको हम बोल देंगे x% वेट बाय वॉल्यूम। फिर से देखो, x% वेट है तो यानी सॉल्यूट का वेट है x, वॉल्यूम कितना है? 100 ml किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100 में। फिर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा? तो सॉल्यूट का वॉल्यूम बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दोनों को ml में ले लेना, गुने 100 कर देना, तो आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ गए? यानी 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन आ जाता है कि विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेज। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या चेंज होगा? तुमको पता है PV बराबर होता है nRT। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर प्रेशर को हम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब वॉल्यूम पे कौन डिपेंड करता है भाई? वॉल्यूम पे वेट फ्रैक्शन तो डिपेंड नहीं करता है। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, मोल फ्रैक्शन और मोल तो डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे। अब मोलालिटी है तो यहाँ पे क्या होता है? मोलालिटी किसको बोलते हैं? केजी को, केजी आता है नीचे, तो बच एक ही गया, वो क्या है? वो है C, 43 का C, कि कितना वाटर में प्रेजेंट है उसका फ्रैक्शन। अब जो बात आता है वो आता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पर मतलब हर एक, अब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख,
यानी 10 के पावर 6। तो हर एक 10 के पावर 6 में मान लो किसी का सेना है, ठीक है, सिकंदर का सेना 10 के पावर 6 है और भारतीय राजा का सेना है उसमें से एक है, तो एक के बराबर इस 10 के पावर 6 यानी मिलियन में ये एक है, यानी 10 लाख इधर तो एक ये, इसी को बोल देते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन यानी 1 मिलियन में कितना, तो अगर 1 मिलियन में 3 है तो इसको बोल देंगे 3 ppm, यानी 1 मिलियन कचरा आदमी में से 3 आदमी अगर सज्जन है तो सज्जन का मात्रा कितना है 3 पार्ट पर मिलियन। समझ गए बात। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 10 के पावर 6, मास ऑफ सॉल्यूट गुने मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 10 के पावर 6, ये हो जाता है पार्ट पर मिलियन। ये ध्यान रखना 10 के पावर 6 से गुना करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पास, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट का फार्मूला हो गया FeSO4। हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट का मतलब वाटर। इसका पहले मोलर मास निकाल लो, तो इसका मोलर मास निकाल लोगे 56, 32, 64 ऐसे करके जोड़ के तो ये आ जाएगा 278 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा मोलर मास, यानी 1 मोल का मास होता है इतना। दे दिया है फेरस सल्फेट इज यूज टू फोर्टिफाई फूड विथ आयरन। द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द साल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट इज। क्या दे दिया है देखो, ppm क्या दिया है 10 ppm दिया है। किसका ppm? तो आयरन का। तो ये क्या हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा कि मास ऑफ फेरस किस में ग्राम में बट्टे पूरा मास। तो पूरा मास कितना था तो 100 kg था, तो 100 kg को ग्राम में बदल दो तो 1000 से गुना हो जाएगा और गुने ये हो जाएगा मास ऑफ ये गुने 10 के पावर 6। तो ये हो जाएगा ppm का फार्मूला अपना, ठीक है, ppm का ये फार्मूला हो गया। अब तुम देखो इस वाले के, ठीक है, इस वाले के 1 मोल में फेरस का भी 1 मोल है, यानी फेरस का 56 ग्राम है 1 मोल में। 56 ग्राम फेरस है इस वाला जो कंपाउंड है उसके 1 मोल में। तो 1 ग्राम फेरस कितने में मिलेगा तो 1/56 मोल में। तो इसका मतलब कितना वेट, तो 1/56 गुने 278 ग्राम लोगे उतने में, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 4.96। ठीक है, तो इतना ग्राम में अगर तुमको मिलेगा 1 मोल, ठीक है, समझ गए बात। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4.96। 4.96 कैसे पता चला? यहाँ से देखो ना, मास ऑफ फेरस हमको कितना लाना है, ये 10 के पावर 6 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। ये जो मास आ गया किसका फेरस का वो कितना आ गया यहाँ से ppm के डाटा से 1 ग्राम आ गया। तो हमको पता करना था 1 ग्राम फेरस कितने ग्राम इसमें मिलेगा। तो 1 ग्राम फेरस इसके कितने ग्राम में मिलेगा ये पूछा था। हमको पता था कि 56 ग्राम फेरस मिलता है 278 ग्राम FeSO4.7H2O में। तो ये x निकाल दिए यहाँ से, समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा 4.96। आसान क्वेश्चन था। फिर से क्वेश्चन आ गया है 10.30 मिलीग्राम ऑफ O2 इज डिजॉल्व इनटू ए लीटर ऑफ सी वाटर। ठीक है, डेंसिटी दे दिया है इतना ग्राम पर ml, कंसंट्रेशन पूछ रहा है O2 का बता दो ppm में। तो हमको पता है जो ppm का वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है कितना ग्राम है। तो O2 का कितना ग्राम है, O2 का है 10.30 मिलीग्राम। तो मिली को ग्राम में बदलेंगे तो 10.30 गुने 10 के पावर -3 ग्राम। तो इसको लिख देंगे। तो देखो ppm का मतलब क्या होता है, इसका कितना ग्राम, तो ऑक्सीजन का है 10.3 गुने 10 के पावर -3 ग्राम बट्टे क्या होता है उसका मान, इसका कितना इतना ग्राम पर ml है
देखो जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इसको अगर तुम 1000 ml से गुना कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.0, क्योंकि 1 लीटर हमको दिया हुआ है वॉल्यूम हमको दे दिया है 1 लीटर, तो हो जाएगा 1000 ml। यहाँ से आ जाएगा 1.03 गुने 1000 ग्राम, यानी ये आ जाएगा 1030 ग्राम। ये आ गया कि इसका सॉल्वेंट का, तो वो नीचे आ जाएगा 1030। अब ppm में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 10 ppm। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 ppm। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है यूडियोमेट्री। इसी को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं गैस का एनालिसिस। इसको दूसरा नाम देते हैं हम लोग गैस का एनालिसिस। तो जो भी गैस का रिएक्शन होता है, ठीक है, वो जो हम कैरी करते हैं, वो जो हम करते हैं, वो एक ख़ास तरह के ट्यूब के अंदर किया जाता है। ट्यूब के अंदर किया जाता है। उस ट्यूब मतलब ऐसा पाइप टाइप का रहता है, उस ट्यूब का नाम होता है यूडियोमीटर ट्यूब। उस ट्यूब के ऊपर वॉल्यूम नापने के लिए मिलीलीटर का रेटिंग दिया रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी क्या होता है, द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड मतलब लिखा रहना, लिखा रहना किस चीज़ का, मिलीमीटर का वैल्यू, किस काम के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। जिस किसी भी गैस को हमको रिएक्ट कराने का है उसको हम किस में लेते हैं, यूडियोमीटर ट्यूब में रखते हैं, और उसको स्पार्क के द्वारा उसको एक्सप्लोड कराते हैं। ठीक है, उसको विस्फोट कराते हैं। तो जो भी वॉल्यूम हमको मिलता है किसका, प्रोडक्ट का, एक तो तुमको जिस रिएक्टिंग गैस था जिसको तुम रिएक्टेंट बोल सकते हो, उसको तुमने क्या कराया, उसको स्पार्क कराया, तो उससे तुमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला गैस का। ठीक है, अब उस गैस को क्या करते हैं कि वो जो गैस मिला है हमको, उसको जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी रीएजेंट में एब्जॉर्ब करा देते हैं। रीएजेंट के साथ ऐड करके उसको क्या करा देते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं, किसको, प्रोडक्ट गैस को। समझ गए। तो रिएक्टिंग गैस को किस में लिया, यूडियोमीटर ट्यूब में लिया, उसमें स्पार्क दिया, एक्सप्लोड कराया, एक्सप्लोड करा के जो प्रोडक्ट बना उसको हमने किसी रिएजेंट के ऊपर क्या करा दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। इस हिसाब से हम लोग बता देते हैं कि कितना गैस की मात्रा उसमें थी। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट है तो ये कौन से गैस को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, इन 3 गैस को एब्जॉर्ब करेगा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब, जो अमोनिकल Cu2Cl2 में कौन डिजॉल्व होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। टर्पेंटाइन ऑयल में किसको करते हैं, तो ओजोन को करते हैं, ये ओजोन है अपना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्सीजन को किस में, तो अल्कलाइन पायरोगैलेल। अब देखो ये तुमको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑक्सीजन को डिजॉल्व कराया, या तुमको दिया रहेगा कि अल्कलाइन पायरोगैलेल में डिजॉल्व हो जाता है, तो तुम क्या समझोगे कि ऑक्सीजन है। टर्पेंटाइन ऑयल में है तो ओजोन है, अमोनिकल Cu2Cl2 में है तो मोनोऑक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड में है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो सल्फर है या ये है। ये तुमको याद होना चाहिए आज के आज। वाटर के अंदर कौन घुलता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कॉपर सल्फेट के अंदर होता है वाटर। ठीक है, कॉपर सल्फेट के अंदर होता है वाटर। तो जो यूडियोमेट्री जो होता है वो मेनली इस आधार पे, एवोगाड्रो का जो नियम है, क्या नियम है कि वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होता है। कब, देखो PV बराबर होता है nRT। तो अगर वॉल्यूम का मोल से रिलेशन देखोगे तो तुमको प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो क्या बोल दिया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो क्या होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा मोल के। ये मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं किसको, सवाल सॉल्व करने के लिए। हमेशा याद क्या रखते हैं कि जो गैस का जो रिलेटिव वॉल्यूम है
जिसको हम लोग अंडर आइडेंटिकल यानी समान परिस्थिति में जो नाप रहे हैं गैस के रिलेटिव वॉल्यूम को ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल के रिफरेंस में ही आएगा। जैसे ए है एक गैस और बी एक गैस है, ये दोनों रिएक्ट करके सी और डी नाम का गैस बनाता है। देखो ए जो है मोल, ए का ए मोल, बी का बी मोल, सी का सी वॉल्यूम, डी का डी वॉल्यूम। तो जैसा वॉल्यूम दिया था वैसा ही देखो ए बी सी डी रेशियो सेम आएगा, किसका भी, मोल का भी। यानी क्या बोल देते हैं कि गैसियस अगर रिलेटिव जो वॉल्यूम है इन दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो मोल का रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली जो एक्सप्लोजन हम लोग कराते थे उसको एसटीपी पे कराते हैं, और H2O जो होता है हमारा वाटर, उसको हम लिक्विड स्टेट में मानते हैं। ये हमारा एजम्पशन है, जिसका वॉल्यूम लिक्विड का जो होता है वॉल्यूम गैस के मुकाबले क्या होता है, निग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। यानी मीन्स इस यहाँ पे लिखना मीन्स इट्स वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोडक्ट गैसेस। ठीक है, ये समझ गए। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है आइडेंटिकल रखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन कट गया है, रिएक्शन। ठीक है, तो चलो, तो क्या हो गया, हम समझ गए ये कि मोल का रेशियो। तो आगे इसको देखेंगे। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस पे खूब क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, या इससे आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ का टेस्ट एक साथ हो जाता है, जिसको हम टॉपिक का नाम देते हैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तुम जानते हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, बेकेन, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। इसको हम जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। तो हमको पता होना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ पता ये होना चाहिए कि जो तीन तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है अल्केन, ठीक है, दूसरा होता है अल्कीन, और तीसरा होता है अल्काइन। इन तीनों का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो तुमको इसका तुमको बैलेंसिंग बनाने आना चाहिए कि अगर इसका ऑक्सीजन से देंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कितना वाटर बनेगा। ठीक है, ये दो ही चीज़ बनता है। तो तुमको पता है यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे n कार्बन है, तो यहाँ पे n लगा दोगे। हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे जो है, तो जब भी ऐसा रहे तो तुम समझ जाना। देखो, हम एक जनरल फार्मूला तुमको बताएंगे कि इसको बैलेंसिंग कैसे कर सकते हो तुम। यहाँ पे देखो, नॉर्मली अगर हमको ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन हमको कितना बनाना है, 2n+2, हाइड्रोजन है 2n+2, तो इसको ये है तो यहाँ पे कैसे गुना हो जाएगा, n+1 से, तो ये हो जाएगा 2n+2। अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया n+1 जोड़ 2n, यानी कितना हो गया 3n+1 ऑक्सीजन हो गया O का एटम। तो हमको इसका आधा करना है, तो हम यहाँ रख देंगे 3n+1/2। तो ऐसा करके हमको बैलेंसिंग करने आना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा कर, दो जनरल स्टेटमेंट देते हैं, इसको याद मत रखो, बट इसको तुम बनाने का कोशिश करो। तो अगर तुमको CX, ठीक है, और HY दिया है, तो इसमें खाली क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो उसका बैलेंसिंग कैसे किया, तो उसका बैलेंसिंग ऐसे किया, इधर पहले CO2 और H2O बनता है, तो यहाँ पे एगो कार्बन है, लेकिन इस साइड में X गो है, तो यहाँ पे भी X लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन Y है, तो 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो Y/2 लगा दोगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2X + Y/2, इतना तो O एटम बना है, तो इसका आधा करना हमको, तो हो जाएगा X + Y/4, X + Y/4 आ जाएगा। अगर इसको तुम आधा करोगे तो 2x बन जाएगा और Y/2 बन जाएगा Y/4।
तो ये हो गया एक तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। इसको फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है, खुद से बैलेंस करना है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें देखो कार्बन है CXHY और OZ है, तो इसका जो रिएक्शन होता है फिर से वो होता है XCO2 + Y/2H2O, और ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है यहाँ पे X + Y/2 - Z/2, क्योंकि यहाँ पे Z था तो Z/2 जो है कम कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से तुमको इसको याद रख सकते हो, या नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, तुमको बैलेंस करने आना चाहिए। याद पे हालांकि कम भरोसा रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा कितना चीज़, एग्ज़ाम में जाओगे उस समय 100 चैप्टर हो गया रहेगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो हमको दिया है 5 लीटर ऑफ एल्केन, एल्केन है यानी CnH2n+2 वाला मामला है, जिसको 25 लीटर ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट कंबसन के लिए। अगर पूरा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में, तो अल्केन क्या है तुमको पता है। अल्केन का पहला तो हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन होता है वो CXHY X + Y/4 ऑक्सीजन लगा देते हो, और इससे बनता है XCO2 + Y/2 H2O। इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है कि अगर 5 लीटर तुमको ये दिया हुआ है, तो ये बोलता है कि ये 25 लीटर लगता है, यानी 1 लीटर जो एल्केन है उसको 5 लीटर क्या लगता है ऑक्सीजन। तो तुमने यूडियोमेट्री पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का भी रेशियो, यानी तुम 5 को बोल सकते हो X + Y/4। ठीक है, X + Y/4 जो है वो 5 है। तो ऐसा कब सेटिस्फाई होता है, तो ये तब सेटिस्फाई होगा जब तुम CX और HY बोल रहे हो, इसको 5 बनाना है, तो Y को रख दो 4 और X को रख दो, नहीं X को रख दो 3 और Y को रख दो 8, क्योंकि हमको अल्केन पूछा है, तो हमको CnH2n+2 बनाना है। तो अगर C3 रखोगे तो H 2 × 6 + 2 8 रखना पड़ेगा। तो देखो ये 3 प्लस ये 2, 8/2, तो ये हमारा आ जाता है प्रोपेन। अब क्या है, ऑप्शन 4 दिया है तो उसमें रख के देखो। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, इथेन का होता है C2H6, आइसोब्यूटेन का भी वही होता है जो ब्यूटेन का C4H10 और C4H10। तो ये दोनों इसमें रखोगे, अगर कार्बन का मात्रा 4 + 10/4, तो ये 5 नहीं पुड़ता, एक ही बार में पुड़ेगा, वो है डी ऑप्शन। ये तुमको आना चाहिए कि X + Y/4 का मान है 5 लीटर, क्योंकि इसके 1 से इसका कितना है, 5 से 25, तो 1 से 5, तो 5 हो गया X + Y/4, तो वो मान हो गया हमारा ये। अब क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबसन ऑफ 400 cm² ऑफ एसिटाइलिन, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो एसिटाइलिन जो होता है उसका फार्मूला होता है C2H2। इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए तो बन गया क्या चीज़, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर। अगर बैलेंसिंग करोगे तो कार्बन इधर 2 है तो इधर भी 2 लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये इधर हाफ बना दो, तो हाफ बनाओगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और आधा 4.5, यानी 9 बाय कितना हो जाएगा, नहीं ऑक्सीजन हो गया आधा, अरे ये तो H2 है तो H2 ही रह जाएगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 2CO2 + H2, तो ऑक्सीजन 1 और 4 5 हो गया। तो O2 कितना, तो 10 का आधा, तो 5 है तो ये हो जाएगा 5/2। तो अब आधा अधूरा को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 से गुना कर देंगे, तो लिख देंगे 2C2H2 जो 5 O2 से मिल के बनेगा 4 CO2 प्लस 2 गो H2O, क्योंकि सबको हमने 2 से गुना कर दिया है। अब इसका मतलब होता है, हमको पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP जो कहते हैं, इसका 400 cm³ है, इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 400 cm³ दिया है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, इसका 2 वॉल्यूम से इसका 5 वॉल्यूम लगता है ऑक्सीजन का, 2 वॉल्यूम अगर C2H2 का लोगे
अगर इसका 400 लेंगे तो इसका कितना वॉल्यूम लगेगा, x वॉल्यूम। कोना को निगुना कर दो तो 2x बराबर हो गया 5 गुने 400, x बराबर हो गया 400 का 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा पार्ट पूछा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो इसके 2 वॉल्यूम से कार्बन डाइऑक्साइड का 4 वॉल्यूम बनता है, 2 वॉल्यूम से कार्बन डाइऑक्साइड का 4 वॉल्यूम बनता है। लिख सकते हो 2 वॉल्यूम C2H2 बराबर मिक्स 4 वॉल्यूम CO2। इसका 400 दिया होते ये इसका x हो जाएगा, गुना कर दोगे तो 2x बराबर 1600, तो x बराबर हो जाएगा 800 cm3। और एक बात लिखना मत भूलना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना CO2 बनेगा। ध्यान से देखो, इन सब चीज़ों को रिपीट मार के देखो जब तक समझ ना आए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 6 टाइम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, 4 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो बोलता है कि 4 टाइम ऑफ एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या है? तो मान लो कि इसका जो हाइड्रोकार्बन है उसका फार्मूला है C6H2। तुमको ये पता है, ये हो जाता है x + y/4, याद ही हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, ऐसे बोलते याद रखने तो बोलते अरे सब कुछ याद करने बोलता है, सवाल बनाते बनाते से फार्मूला याद हो जाएगा y/2H2। जब भी सवाल आता है रोक के खुद से अटैम्प्ट करो, फिर आगे देखो। यानी तुम कह सकते हो कि एक वॉल्यूम अगर लोगे तो ऑक्सीजन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का x वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना खर्चा होगा, तो x + y/4 वॉल्यूम। तो बोलता है कि गैसियस हाइड्रोकार्बन जो है ये 6 टाइम्स लेता है इसके वॉल्यूम का। अगर इसका 1 वॉल्यूम है ये 6 लेता है, और कितना 4 टाइम प्रोड्यूस करता है ये। तो x का मान हो गया 4, और x + y/4 का मान हो गया कितना 6। यहाँ से देखो ना, ये दे ही दिया है क्वेश्चन में। यहाँ से 4 रख दोगे तो 2, 2 गुने 4 8, तो y बराबर हो जाएगा 8। तो फार्मूला क्या हो गया, तो फार्मूला हो गया CXHY यानी C4H8। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। दिया एक 30 क्यूबिक सेंटीमीटर मिक्सचर ऑफ इतना इतना एंड इतना गैस एक्सप्लोड किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बोलता है डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो 13 cc का मिला है। ठीक है, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 cc अकर्स। बोलता है फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 cc अकर्स व्हेन द रेसिडुअल गैस इज ट्रीटेड विथ KOH। याद है क्या KOH किससे घुलता था, याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड KOH में घुलता था, तुमको याद होगा यूडियोमेट्री। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का परसेंटेज पूछ रहा है, वॉल्यूम का परसेंटेज में पूछ रहा है। तो सिंपली बात क्या है, तुमको दिया हुआ है क्या, ठीक है, मिक्सचर क्या है CO CH4 और हीलियम। इसमें एक चीज़ है हीलियम जो कि इनर्ट गैस है, जो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, हीलियम रिएक्ट नहीं करेगा। तो मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो है A, मीथेन का वॉल्यूम ले लो B, आई पूरा है 30, तो हीलियम कितना हो जाएगा, तो 30 - A - B, ये हो जाएगा हीलियम। सही बात है। अब क्या बोला, इसको एक्सप्लोड कराया रूम टेम्परेचर पे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड कराया। तो 2 रिएक्शन होगा, एक तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो जब ऑक्सीजन से करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इसको चाहिए आधा ऑक्सीजन, बैलेंस अगर करोगे रिएक्शन तो। ऐसे ही जब मीथेन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड वाटर, जो ये लिक्विड है, ये सब बाकी सब गैस है। तो अब यहाँ से देखोगे कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, ठीक है, तो अगर तुम इसका A वॉल्यूम लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी A वॉल्यूम बनेगा। समझ रहे हो बात, अगर A लोगे क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मोनोऑक्साइड
तो ए ही मिलेगा क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डाइऑक्साइड। मोल से देख के बता दो। वैसे ही अगर इसका बी लोगे तो कार्बन ये कितना मिलेगा डाइऑक्साइड, बी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे भी एक है, तो बी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन विल गिव यू बी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो खर्चा हो गया। समझ रहे हो, डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन खर्चा होने के कारण से होता है। तो डिक्रीज इन जो वॉल्यूम है कितना है 13 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये किसके कारण से, O2 के कारण। O2 कितना कंज्यूम हुआ है, ठीक है, तो O2 कितना कंज्यूम हुआ, तो जितना ये A कंज्यूम हुआ था मोनोऑक्साइड तो उसका आधा, तो मोनोऑक्साइड के लिए हुआ A/2 और मीथेन के लिए हुआ 2A 2B, इतना ऑक्सीजन है। तो अब देखो इक्वेशन मिल गया तुमको, ये जो रिडक्शन है A/2 जो 2B, इसको दे दिया 13 cc, ठीक है। और आगे क्या बोला था, जब रिसिडुअल गैस यानी कि क्या मिला तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला था तुमको, उसको KOH से ट्रीट कराया तो 14 क्यूबिक सेंटीमीटर खा गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है 14 cc। और टेक्निकली कार्बन डाइऑक्साइड मिला कितना, A जोड़ B, तो A जोड़ B का मान हो गया 14 और A/2 जो इसका मान हो गया इतना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2A जोड़ 2B हो जाएगा 28, तो 2B बराबर हो जाएगा 28 माइनस 2A, यहाँ पे रख दो, तो A/2 जोड़ 28 माइनस 2A बराबर 13। यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आंसर आ जाएगा A का मान आना चाहिए 4 और B का मान आना चाहिए 10। ये हो जाएगा आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझोगे नहीं तो लगेगा ये काफ़ी जटिल क्वेश्चन है। बट देखो आराम से कि क्या मिला, मिक्सचर था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन था। दोनों को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखें कि अगर इसका A है तो इसका कितना ऑक्सीजन का खर्चा, इसका अगर B है तो ऑक्सीजन का कितना खर्चा, तो 2B, यहाँ A/2, तो ऑक्सीजन का टोटल खर्चा तो वॉल्यूम रिडक्शन में आएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। और जो दूसरा है वो आएगा, चलो तो यहाँ से जो ये आ जाएगा, A का मान हो जाएगा 4 cc और B का मान आ जाएगा 10 cc, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अगेन वो क्या है, द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ ए सेचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड X आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन द मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि किसी भी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, उसका रेशियो दिया हुआ है। पहले कार्बन हाइड्रोजन का दिया है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन का दिया है। और देखो तो इसमें हमको एक ऐसा कंपाउंड कुछ भी है जिसके अंदर क्या दिया है, एक तो वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कार्बन बट्टे हाइड्रोजन का रेशियो दिया है, कार्बन बट्टे ऑक्सीजन का रेशियो दिया है, क्या दिया है, ये दिया है हमको 4:1 और ये दिया है 3:4, 4:1 और 3:4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर तुम इसको भी एक नियरेस्ट 12 बना दो, दोनों का ऊपर नीचे, क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना कर दोगे तो 12 ग्राम हो जाएगा कार्बन बट्टे 16 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन और 3 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर तुम मास का रेशियो देखोगे, अब क्या है, कार्बन है 12 ग्राम, तो उससे जो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है वो है 3 ग्राम, उससे जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है वो है 16 ग्राम। अब इसका रेशियो निकाल लो,
तो रेशियो निकालेगा तो 3 से सबको अगर इसका मोल का रेशियो देखेगा तो 12 ग्राम कार्बन मतलब कितना मोल, 1 मोल। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना मोल, 3 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल, 1 मोल। तो मोल का रेशियो पता चल गया तो तुमको इससे मोल का सिंपल रेशियो से क्या मिलता है, इम्पीरिकल फार्मूला मिलता है। ये हो जाएगा CH3 और O। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड तुमने X जो है एक्चुअली में वो क्या है, वो है सेचूरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, सेचूरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि जो तुम्हारा मोलेकुलर फार्मूला हमको पहले बनाना है। ठीक है, मोलेकुलर फार्मूला हमको बताने का है। तो मोलेकुलर फार्मूला हो जाएगा इसका ट्वाइस। ये क्यों होगा, ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि किसको बोलते हैं सेचूरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, तो तुमको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा C2H6O2। सेचूरेटेड जो हम बोलते हैं किसी को, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये होता है CnH2n+2। ठीक है, ये होता है सेचूरेटेड एल्केन का फार्मूला। यहाँ पे एसाइक्लिक कंपाउंड दिया है, कुछ भी वो देखेंगे आगे। अभी के लिए तुम ये याद रखो कि सेचूरेटेड एल्केन बोलते हैं CnH2n+2 को, जिसके अंदर कोई भी ये नहीं रहता। अब आगे हमको पूछ रहा है, हमने मोलेकुलर फार्मूला बता दिया, तो हमको क्या पूछा, द मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या रिक्वायर्ड होगा कि हमारा कंप्लीट कंबसन हो सके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H6O2। इसको हमको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या बनाना है, कंप्लीट कंबसन यानी CO2+H2O बनाना है। तो बैलेंसिंग हमको आना चाहिए कि यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो इधर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे तो 4 और 3 7, तो 7/4 + 7, तो इधर पे हो गया टोटल 7। इसमें से 2 पहले से था तो हमको 5 और चाहिए, तो 5 O चाहिए, तो O2 कितना चाहिए, तो 5/2, तो ये हो जाएगा। तो अब बोलता है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका अगर 2 मोल दिया जाए तो इसका कितना मोल चाहिए, इसके 1 मोल के लिए इसका 2.5 मोल चाहिए, तो इसके 2 मोल के लिए इसका 5 मोल लगेगा हमको ऑक्सीजन का। तो X जो कंपाउंड है वो क्या है, C2H6O2 है, उसका 2 मोल के लिए हमको 5 मोल ऑक्सीजन का लगेगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर दे दिया। 15 ml जो है गैसियस हाइड्रोकार्बन का, उसको 375 ml एयर चाहिए जिसके अंदर 20% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। तो चलो, तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर कंबसन ऑफ द गैस ऑक्यूपाई इतना ml, एज्यूमिंग दैट वाटर फॉर्म इज इन लिक्विड फॉर्म, देन वॉल्यूम वेयर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। कुल मिला के अपने को हाइड्रोकार्बन का फार्मूला पूछ रहा है, तो सिंपली हम अपना इक्वेशन लिख देंगे CXHY जोड़ X + Y/4 इज ऑक्सीजन से बनता है X CO2 + Y/2 H2O। ये हो गया Y/2 H2O। हमको दिया हुआ है कि जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि जो 15 ml है पहले लिया हुआ था, इसका 15 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन का, और 375 ml किसका था, एयर का था। हमको एयर नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कितना है इसका, 375 × 20/100, 20% है इसका। ये 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा कितना, 75 ml। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना मात्रा में अवेलेबल था, 75 ml ऑक्सीजन था। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
हम ये लिख सकते 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड इतना, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 15 ml है उसको लगता है 75 मिलीलीटर। इसके 1 ml को कितना लगेगा 5 मिलीलीटर, और वही तो हम बोलते हैं कि इसके एक को x + y/4 चाहिए, यानी 5 बराबर हो जाएगा x + y/4। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब हमको अब बताना कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सिंपली फार्मूला में जाना कि C6H5 में ऐसा कौन x और y का कॉम्बिनेशन है जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम पहला ऑप्शन लेंगे C3H6, तो x का मान हो जाएगा 3 और h का मान हो जाएगा 6/4, ये आ जाएगा 6/4, ये तो कुछ और आगे ये नहीं होगा। अगर C3H8 लेंगे तो 3 जोड़ 8/4 यानी 2, ये 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या चीज़ C3H8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 ग्राम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग 88 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है, 9 ग्राम H2O करता है। हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन है ये तुमको बताना है, ये तुमको बता देने का है। तो चलो, हमको दिया हुआ है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है C6H5, ये अपना ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 + H2O बना रहा होगा। तुमको क्वेश्चन में दिया है इसका अगर तुम 25 ग्राम लेते हो तो बर्न होके कितना ग्राम, ये 88 ग्राम बनाता है CO2। और CO2 का मास कितना होगा 12 जोड़ 32 यानी 44 हो जाएगा मोलर मास, यानी इसका कितना मोल बनाता है CO2 का 2 मोल बनाता है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये CO2 का 2 मोल बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2 मोल अगर CO2 का लोगे तो कार्बन का भी 2 मोल आएगा। ये कार्बन कितना ग्राम हो जाएगा, कार्बन इसमें से हो जाएगा 12 दूनी 24 ग्राम हो जाएगा कार्बन, तो पूरा 25 है। ठीक है, पूरा 25 है, इसमें से 24 ग्राम हो गया कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना ग्राम हो जाएगा 1 ग्राम। तो ये हमको पूछा था कि इसका आंसर हो जाएगा C, 24 ग्राम कार्बन और 1 ग्राम हाइड्रोजन, 24 ग्राम कार्बन और 1 ग्राम हाइड्रोजन। और ये जो हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10 मिलीलीटर लिया गया था किसी हाइड्रोकार्बन का, उसको 55 ml ऑक्सीजन चाहिए था कंप्लीट कंबशन के लिए, और उससे 40 ml CO2 बनता है। तुम लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। C6H5 जोड़ x + y/4 से बनता है CO2 का मात्रा x जोड़ y/2 बनता है H2O का। हमको क्या दे दिया है C6H5 का कितना दिया है 10 मिलीलीटर से 55 ml चाहिए, क्या चीज़ 55 ml चाहिए ऑक्सीजन का, और 40 ml बनता है CO2 का। तो देखो हमको 10 नहीं चाहिए, हमको 1 ml से चाहिए। 1 ml से कितना बनेगा, तो 1 ml से इसका कितना 55/10 यानी 5.5 ml। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x + y/4 बराबर 5.5, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। फिर दिया है कि 10 मिलीलीटर जब हम C6H5 का लेते हैं उससे हमको मिलता है 40 मिलीलीटर CO2 का। तो हमको 1 ml अगर लेंगे C6H5 का तो ये हमको मिलेगा 4 ml CO2 का। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो CO2 का कितना ml हमारे इक्वेशन में बनता है x का मान हो गया 4, तो जब ये 4 रख दोगे जोड़ y/4 इसमें रख दोगे तो ये मिल के बन जाएगा 5.5, तो y का मान हो जाएगा 1.5 × 4 यानी 6, तो ये हो जाएगा C4H6 यानी हमारा आंसर आ जाएगा D। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं। तो अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुमको काम क्या करना है, तुमको नोट्स कंप्लीट करना है, बनाना है। तुमको दूसरा काम करना है नोट्स का रट्टा मारना है, एक एक लाइन याद होना चाहिए। तीसरा काम जो करना है वो DPP सॉल्व करना है,
और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आईआईटी एडवांस वाला जो प्रीवियस ईयर्स बुकलेट है वो। चलो थैंक यू।